गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है टनलिंग थ्रू फाइनाइट पोटेंशियल बैरियर, या फिर इसी टॉपिक को हम अनदर नेम दे सकते हैं। दिस इज क्वांटम टनलिंग। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस प्रॉब्लम में जो पोटेंशियल डिफाइंड है वो इस तरीके से है कि अगर आपका x लेस देन 0 है देन योर पोटेंशियल इज 0। Between x0 to a in this region, your potential is V0. This is finite height of your potential. And for x greater than a, potential is 0. ठीक है, जैसे हमने पोटेंशियल वेल डिस्कस किया था, उसके लिए रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकाले थे। सिमिलर मैनर में हम यहाँ पे पोटेंशियल वेल डिस्कस करेंगे। सिर्फ प्रॉब्लम में क्या चेंज है, वहाँ पे यहाँ पे जो पोटेंशियल था वो हमारा -V0 था और यहाँ पे हमारा पोटेंशियल +V0 है। देखिए, क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है, जो क्वांटम टनलिंग का केस हम यहाँ पे कह रहे हैं, उस केस के लिए जो इंसिडेंट पार्टिकल है उसकी एनर्जी लेस देन है हाइट ऑफ पोटेंशियल। यानी जो केस हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है E लेस देन V0 का केस। इस केस में अगर आप क्लासिकल व्यू देखें तो फॉर क्लासिकल मैकेनिक्स, अगर आपके पास कोई बैरियर है और आप एक ऐसा पार्टिकल इंसिडेंट कर रहे हैं जिसकी एनर्जी जो है बैरियर हाइट से कम है, तो वहाँ पे टोटल रिफ्लेक्शन होगा, वहाँ पे ट्रांसमिशन नहीं होगा। ओके, यहाँ पे आपको कोई वेव नहीं मिलेगी। बट क्वांटम टनलिंग क्या कहती है, एज वी नो पार्टिकल है वेव नेचर, और अगर आपके पास वेव नेचर पार्टिकल है और आप लेस देन v एनर्जी का कोई पार्टिकल इंसिडेंट उसके ऊपर कर रहे हैं, तो वेव एकदम से जो है वो आपकी टर्मिनेट नहीं होती है। तो कुछ ना कुछ पोर्शन जो है वो क्या हो जाएगा, आपका ट्रांसमिट हो जाएगा, और यहाँ पे आपको चाहे उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाए लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे फाइनाइट प्रोबेबिलिटी मिलेगी पार्टिकल के होने की। इसी प्रॉब्लम को हम प्रूव करेंगे कि जो ट्रांसमिशन यहाँ पे हमें मिला वो हमारी नॉन ज़ीरो वैल्यू है, यानी यहाँ पे पार्टिकल के होने की कुछ न कुछ प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स है। तो आइए रीज़न वाइज हम इस केस को डिस्कस करेंगे। फॉर फर्स्ट रीज़न, आपकी जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होगी वो होगी इन रीज़न फर्स्ट, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज d2 psi1 over dx square plus 2m over h cut square e minus v psi1 equal to 0, and here as defined above vx is 0 for x less than 0. So in reason first v is 0, put this value, we are left with d2 psi1 over dx square plus 2m ओवर एच कट स्क्वेयर ई, वी की जगह हमने क्या पुट कर दिया 0, psi1 इक्वल टू 0। नाउ सब्स्टिट्यूट k1 स्क्वेयर इक्वल टू 2m ई ओवर एच कट स्क्वेयर। यहाँ पे हमने कोई नेगेटिव नहीं लिया जैसे कि पोटेंशियल वेल में लिया था, बिकॉज हियर E इज लेस देन V0 एंड E इज लाइंग हियर समथिंग हियर विच इज ग्रेटर देन 0, है ना। दिस लेवल इज V इक्वल टू 0 लेवल, और इससे अबो E हमने डिफाइन किया है, तो E हमारा पॉजिटिव है, तो आपको यहाँ पे नेगेटिव साइन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो डिफाइन k1 स्क्वेयर इक्वल टू 2m E ओवर h कट स्क्वेयर, पुट दिस वैल्यू, वी आर लेफ्ट विद d2 psi1 ओवर dx स्क्वेयर प्लस k1 स्क्वेयर psi1 इक्वल टू 0, एंड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज psi1 is equal to some constant e raised to power iota k1x plus some another constant e raised to power minus iota k1x. Here first term represent the incident wave moving toward positive x direction। किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो इंसिडेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि कोई वेव आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है। ओके, तो फर्स्ट टर्म इज रिप्रेजेंटिंग द इंसिडेंट वेव मूविंग टुवर्ड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, एंड दिस टर्म रिप्रेजेंटिंग द रिफ्लेक्टेड वेव
wave at boundary x इज इक्वल टू 0, यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, x इक्वल टू 0 बाउंड्री से जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। और वो रिफ्लेक्टेड वेव किस डायरेक्शन में जा रही है, मूविंग टुवर्ड नेगेटिव x डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में जा रही है, नेगेटिव x डायरेक्शन में जा रही है। तो दोनों टर्म्स हमें समझ आ गई कि साई वन में जो फर्स्ट टर्म है वो रिप्रेजेंट कर रही है इंसिडेंट वेव को जो कि पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही है। जो सेकंड टर्म है वो रिप्रेजेंट कर रही है रिफ्लेक्टेड वेव जो कि हमारी x इक्वल टू 0 बाउंड्री पे रिफ्लेक्ट बैक होके गई है और ये जो है हमारी नेगेटिव x डायरेक्शन में जा रही है। दिस इज आवर वेव फंक्शन psi 1 and this is our, let's consider this is our equation first. Okay, now in reason second wave function आपने निकालना है for reason, पहले आप थर्ड के लिए निकाल लीजिए बिकॉज वो इजी है। in reason third your Schrodinger wave equation is defined as d2 psi 3 over dx square plus 2m over h cut square e minus v psi 3 is equal to 0. Again here v is 0 as defined, जैसे कि यहाँ पे डिफाइंड है इन रीजन थर्ड योर v इज अगेन 0 फॉर x ग्रेटर देन 8। तो यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है जो इक्वेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी d2 psi 3 ओवर dx स्क्वेयर प्लस 2m ओवर h कट स्क्वेयर e put v equal to 0 psi 3 equal to 0. Again put k1 square equal to 2m e over h cross square. अगर आप k1 स्क्वेयर ये पुट करते हैं तो आपकी इक्वेशन रिड्यूस हो जाती है d2 psi 3 ओवर dx स्क्वेयर प्लस 2m e ओवर h कट स्क्वेयर psi 3 इक्वल टू सॉरी हमें k1 स्क्वेयर पुट करना था d2 psi 3 ओवर dx स्क्वेयर प्लस k1 स्क्वेयर psi 3 इक्वल टू 0. Okay, so solution for this equation is psi 3 is equal to some constant e raised to power iota k1 x plus f e raised to power minus iota k1 x. Again here first term representing transmitted wave moving toward positive x direction at boundary x इक्वल टू ए. ओके, यानी कि जो थर्ड रीज़न हमारा है यहाँ पे जो आपकी टर्म है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ई रेज़्ड टू पावर आइटा k1 x को, यानी इस बाउंड्री से जो ट्रांसमिट होके वेव हमें मिल रही है और जो पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही है वो किससे रिप्रेजेंट की, हमने इस टर्म से रिप्रेजेंट की है। एंड दिस टर्म रिप्रेजेंटिंग, नेक्स्ट टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वेव मूविंग टुवर्ड नेगेटिव x डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन दिस रीजन देयर इज नो बाउंड्री, है ना, यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है जिससे कि जो आपकी वेव है वो रिफ्लेक्ट बैक होके नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाइए। तो इसलिए यहाँ पे जो कोफिशिएंट है, जो कोफिशिएंट आपका f है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, नो बाउंड्री इन थर्ड रीजन, है ना, ऐसी कोई बाउंड्री नहीं है जिससे कि आपकी जो वेव है वो रिफ्लेक्ट बैक होकर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाए। दैट्स वाई योर एफ इज इक्वल टू 0. नाउ रीडिफाइन साई 3. साई 3 क्या हो जाएगा अब आपका, ई रेज़्ड टू पावर आइटा k1 x, क्योंकि आपका एफ कोफिशिएंट तो 0 हो गया है
तो सिर्फ क्या बचा, ये e raised to power iota k1x. Let us consider this is our equation second. Now calculate the Schrodinger wave equation, solution of Schrodinger wave equation in region second. Region second की अगर आप बात करें, in region second, here Schrodinger wave equation is d2 psi 2 over dx square plus 2m over h cut square e minus v psi 2 is equal to 0. And in region second, as we have already defined, our our potential is v naught. So put the value of v is equal to v naught. So equation is reduced to d2 psi 2 over dx square plus 2m over h cut square e minus v naught psi 2 is equal to 0. And we are discussing the case where e is less than v naught, है ना, यानी कि ये टर्म जो है आपकी स्मॉलर है वी नोट से. तो आपने जैसे मैंने पहले भी बताया था, जब आप के स्क्वायर डिफाइन करें तो आपको पॉजिटिव टर्म लेनी है. सो कंसिडर के टू स्क्वायर इक्वल टू 2m ओवर एच कट स्क्वायर वी नोट माइनस ई. यहाँ पे हमारा ई माइनस वी नोट है, बट हम डिफाइन क्या करेंगे, वी नोट माइनस ई, बिकॉज वी नोट इज ग्रेटर देन ई, दैट्स वाई. ओके, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए के टू स्क्वायर को, इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी d2 psi 2 ओवर dx स्क्वायर माइनस के टू स्क्वायर psi 2 इज इक्वल टू 0. एंड सॉल्यूशन इज psi 2 इज इक्वल टू c e raised to power k2x प्लस d e raised to power माइनस k2x. अब ये दोनों ही किसको दिखा रही है, एक्सपोनेंशियली डीके वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं दोनों ही टर्म. ये किसी वेव को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हैं. ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोई आयटा की टर्म नहीं है, इसलिए किसी वेव को ना रिप्रेजेंट करके एक्सपोनेंशियल फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका जो फर्स्ट रीजन और रिप्रेजेंटेशन होगी वेव फंक्शन की, वो कुछ इस तरीके से होगी कि आपने फर्स्ट रीजन में इंसिडेंट किया है और सेकंड रीजन में वो एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा है, और फिर थर्ड रीजन में आपका जो है फिर से आपको वेव मिल रहा है, कुछ ना कुछ ट्रांसमिट हो रहा है. बिकॉज जो वेव है उसका नेचर होता है कि वो सडनली टर्मिनेट नहीं होती है, तो कुछ ना कुछ पोर्शन जो है वो ट्रांसमिट होगा. और इसको आप इस तरीके भी समझ सकते हैं कि अगर आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज़ करें, जैसे कि हमें पता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू एच क्रॉस ओवर 2 आपका होता है. सो इन दैट केस इफ़ वी कंसिडर कि आपका जो है कोई भी वेव थर्ड रीजन में आपको नहीं मिल रही है, सो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0. वहाँ पे पार्टिकल के होने की जो पोजीशन पार्टिकल है नहीं, प्रोबेबिलिटी 0 है, तो हम क्या कहेंगे, डेल्टा एक्स 0 है. किस केस में, अगर आपकी जो पार्टिकल है वो उसके थ्रू टनल ना करके आपको इसमें नहीं मिल रहा है. तो अगर डेल्टा एक्स 0 है तो डेल्टा पी एक्स क्या हो जाएगा, आपका इन्फाइनाइट हो जाएगा इस केस में. अगर डेल्टा पी एक्स इन्फाइनाइट हो गया तो पार्टिकल की एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इन्फाइनाइट हो जाएगी. लेकिन हमने क्या कंसिडर किया, एक फाइनाइट एनर्जी का पार्टिकल कंसिडर किया है, तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा. इसलिए जो है आपकी ये इफेक्ट को आप अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो आपका पार्टिकल है वो आपको थर्ड रीजन में कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी के साथ मिलेगा. और इसी फिनोमिना को कि जहाँ पे आपके बैरियर की हाइट ज़्यादा है और आपके इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी कम है, बावजूद इसके जो पार्टिकल है वो उसको टनल करके आपको इस रीजन में मिल रहा है, इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं क्वांटम टनलिंग. क्योंकि क्लासिकली ये आपका फोरबिडन है. क्लासिकली ऐसा नहीं होता है कि अगर आपके बैरियर की हाइट ज़्यादा है और फिर भी पार्टिकल जो है उसको टनल थ्रू कर रहे हैं. लेकिन क्वांटम मैकेनिकली ये पॉसिबल है कि वहाँ पे जो थर्ड रीजन है वहाँ पे भी आपको पार्टिकल मिल सकता है, चाहे उसकी प्रोबेबिलिटी कम है, बट देयर इज़ अ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इन रीजन थर्ड. और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम टनलिंग. सो दिस इज आवर इक्वेशन थर्ड. अब आपने क्या यूज़ करना है, ये कोफिशिएंट निकालने के लिए आपको बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे यूज़ करनी है. तो मेन फोकस हमारा रहेगा ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकालने के लिए. तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हमने निकालना है, उसके लिए आपने पढ़ा है फॉर ट्रांसमिशन कोफिशिएंट टी इज इक्वल टू क्या होता है,
magnitude of transmitted probability current density to the magnitude of incident probability current density. ओके, सो इंसिडेंट वेव फंक्शन हमारा क्या है? इंसिडेंट इज, जैसे कि मैंने डिफाइन किया था कि ये टर्म किसको रिप्रेजेंट करिए, इंसिडेंट वेव को रिप्रेजेंट करिए. सो इंसिडेंट इज ए ई रेज टू पावर आइटा k1 x and psi reflected wave function is, this term is representing reflecting wave, so your psi reflecting is b e raised to power minus iota k1 x and transmitted is, जो कि हमें थर्ड रीजन में आपको मिल रही है. तो ये किसको वेव, ये किसको रिप्रेजेंट करिए? ट्रांसमिटेड वेव को. सो योर ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन इज ई रेज टू पावर आइटा k1 x. तो यहाँ पे आपको जो यूज़ करना है, आपको E/A रेशियो मेनली आपको चाहिए अगर आपको ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट निकालना है. तो हमारा वही फोकस रहेगा मेनली. हम E और A को सोल्व करेंगे, B को भी सोल्व करेंगे, लेकिन उसकी कैलकुलेशन जो है कंप्लीट नहीं करेंगे, वो आप खुद से कर लेना. नाउ अप्लाई बाउंड्री कंडीशन फॉर दिस. यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार सभी वेव फंक्शन को. आवर psi1 इज इक्वल टू A e raised to power iota k1 x plus b e raised to power minus iota k1 x. Our psi2 is equal to c e raised to power k2 x plus d e raised to power minus k2 x and our psi3 equal to e raised to power iota k1 x. So apply boundary condition for boundary at boundary x इक्वल टू 0, और यहाँ पे लिखेंगे एट बाउंड्री x इज इक्वल टू a. तो यहाँ पे आपका जो वेव फंक्शन है वो कंटिन्यूस होता है. psi1 मस्ट बी इक्वल टू psi2 एंड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ psi1 विद रिस्पेक्ट टू x मस्ट बी इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ psi2 विद रिस्पेक्ट टू x, एंड हियर your psi2 must be equal to psi3 and the first derivative of psi2 and psi3 will also be equal. तो यहाँ पे पुट कर दीजिए for this one. अगर आप पहली कंडीशन यहाँ पे लगाते हैं, our psi1 is a e raised to power iota k1 x plus b e raised to power minus iota k1 x must be equal to psi2 which is c e raised to power k2 x plus d e raised to power minus k2 x at x equal to 0. तो x को 0 पुट कर दीजिए. दिस टर्म बिकम a plus b because e raised to power 0 is 0 is equal to c plus d. नाउ डेरिवेटिव पे अगर आप ये कंडीशन लगाते हैं तो डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वेशन इज आइटा k1 a e raised to power iota k1 x minus iota k1 b e raised to power minus iota k1 x equal to k2 c e raised to power k2 x minus k2 d e raised to power k2 x at x equal to 0 आपने पुट करना है. तो 0 पुट कर दीजिए x को. टर्म आपकी रिड्यूस हो जाएगी आइटा k1 a माइनस b इक्वल टू k2 c माइनस d. इस टर्म को इधर ले आइए. a माइनस b इक्वल टू k2 ओवर आइटा k1 एंड c माइनस d. दोनों इक्वेशन को सोल्व कीजिए. सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास a प्लस बी इक्वल टू c प्लस d. एक बार दोनों को ऐड कर दीजिए, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. ऐड बोथ, दोनों को ऐड करेंगे तो 2a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस k2 ओवर आइटा k1 c प्लस 1. इन दोनों को आपने जो है ऐड करना है. 1 माइनस दिस माइनस k2 ओवर आइटा k1
into d, and if we subtract both, अगर आप करें दिस माइनस दिस, तो आपको मिलेगा 2b इज इक्वल टू दिस माइनस दिस 1 माइनस k2 ओवर आइटा k1 c प्लस 1 प्लस k2 ओवर आइटा k1 d। तो ये इक्वेशन हमें मिली है फ्रॉम फॉर बाउंड्री कंडीशन x इक्वल टू 0 से। अब आइए देखते हैं इक्वेशन फ्रॉम बाउंड्री कंडीशन x इक्वल टू a से आपको क्या मिलता है। अगर हम लगाएं साइड 2 इक्वल टू साइड 3 एट x इक्वल टू a, इन दिस केस c ई रेज टू पावर k2, x की जगह क्या पुट करना है, a पुट करना है, प्लस d ई रेज टू पावर माइनस k2a मस्ट बी इक्वल टू e ई रेज टू पावर आइटा k1a। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरी इक्वेशन, इसका डेरिवेटिव आपने करना है, यानी कि c k2 ई रेज टू पावर k2a माइनस d k2 e raised to power minus k2a must be equal to iota k1 e raised to power iota k1a। यहाँ से आप k2 कॉमन ले लीजिए तो टर्म आपकी रिड्यूस हो जानी है, c e raised to power k2a माइनस t e raised to power माइनस k2a इक्वल टू iota k1 ओवर k2 e raised to power iota k1a। ओके, अब ये इक्वेशन हमने लिख दी है दोबारा से, c ई रेज टू पावर k2a प्लस d ई रेज टू पावर माइनस k2a इक्वल टू e ई रेज टू पावर आइटा k1a। इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर दीजिए और एक बार आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो ऐड बोथ, अगर आप इनको ऐड करेंगे देन 2c ई रेज टू पावर k2a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, दिस प्लस दिस 1 प्लस आइटा k1 ओवर k2 ई रेज टू पावर आइटा k1a, और c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, e ओवर 2 1 प्लस आइटा k1 ओवर k2, इस बाकी c को छोड़ के बाकी टर्म को इधर ले आइए, ई रेज टू पावर आइटा k1a इंटू ई रेज टू पावर माइनस k2a, क्योंकि वो डिवाइड में जाएगा, ऊपर करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस k2a। सिमिलर मैनर में d निकालने के लिए क्या करना है आपने, ये c आ गया हमारे पास। सिमिलर मैनर में आपको निकालना है सब्ट्रैक्ट बोथ करके d निकालना है। अगर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस माइनस दिस करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 2d ई रेज टू पावर माइनस k2a इक्वल टू दिस माइनस दिस, यानी कि 1 माइनस आइटा k1 ओवर k2 ई रेज टू पावर आइटा k1a। सो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, e ओवर 2 1 माइनस आइटा k1 ओवर k2 ई रेज टू पावर आइटा k1a, और ये इधर जाके डिवाइड में आएगी, ऊपर करेंगे तो अगेन पॉजिटिव हो जाएगी, ई रेज टू पावर k2a। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर डी कोफिशिएंट। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमें जो है ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट निकालने पे हमारा फोकस रहेगा, रिफ्लेक्टेड भी हम निकाल सकते हैं। तो चलो मैं दोनों ही सोल्व कर देती हूँ। आपने सोल्व करना है वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन टर्म ऑफ ई। ठीक है, तो फर्स्टली सोल्व द वैल्यू ऑफ ए, सोल्व ए कोफिशिएंट। सो अवर ए इज, यहाँ से मैं लिख रही हूँ, ए इज इक्वल टू सी ओवर 2 1 प्लस k2 ओवर आइटा k1 प्लस d ओवर 2 1 माइनस k2 ओवर आइटा k1। ओके, ये 2 को आप इधर ले आए तो बाय 2 आ जाएगा। पुट वैल्यू ऑफ सी एंड डी, जो कि हमने यहाँ निकाली है, ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो आपका ए जो है वो आ जाएगा, सी की वैल्यू क्या e बाई 2, तो e बाई 4 हो जाएगा यहाँ पे, e बाई 4। ओके, ये टर्म पुट कर दी हमने, 1 प्लस आइटा k1 ओवर k2, ये लिख लो 1 प्लस k2 ओवर आइटा k1 इंटू में ई रेज टू पावर आइटा k1a इंटू ई रेज टू पावर माइनस k2a। ओके, अब d की वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ पे, प्लस d क्या है, e बाई 2 ऑलरेडी है, और यहाँ पे हमारा d बाई 2 है, तो e बाई 4 इंटू 1 माइनस k2 ओवर आइटा k1,
ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ पे है 1 माइनस आइटा k1 ओवर k2 e रेज टू पावर आइटा k1a इंटू ई रेज टू पावर k2a। ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पे देखिए आपकी जो टर्म है e/4, इसको बाहर रख लेते हैं, आगे भी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे जो आपकी टर्म है e/4 एंड ई रेज टू पावर आइटा k1, वो दोनों में सेम है, तो कॉमन निकाल लीजिए। a इक्वल टू e/4 ई रेज टू पावर आइटा k1a। पीछे जो बचता है उसको लिख लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 इंटू 1 1, दिस इंटू दिस अगेन 1, दिस इंटू दिस करेंगे आइटा k1 ओवर k2, और प्लस में आ जाएगा आपका k2 ओवर आइटा k1 इंटू ई रेज टू पावर माइनस k2a रह जाएगा। ओके, और यहाँ पे प्लस में बच जाएगा, इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 1 प्लस 1 माइनस k2 ओवर आइटा k1 माइनस आइटा k1 ओवर k2, और इंटू में रह जाएगा ई रेज टू पावर k2a। ओके, अब यहाँ पे e ओवर 4 ई रेज टू पावर आइटा k1a, यहाँ पे देखिए 1 प्लस 1 1 प्लस 1 यानी 2, 2 इंटू क्या आ रहा है, इधर आ रहा है ई रेज टू पावर माइनस k2a आ रहा है, और इधर आ रहा है पॉजिटिव का ई रेज टू पावर k2a। तो ये हमने लिख लिया है। बाकी पीछे जो टर्म बचती है वो ये बचती है, प्लस में कर लेते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं। दिस टर्म इज k2 ओवर आइटा k1, यानी ये मैंने पहले लिख लिया, प्लस आइटा k1 ओवर k2। तो यहाँ पे क्या बचता है इसके इंटू में, ई रेज टू पावर माइनस k2a, और यहाँ पे क्या बचेगा, नेगेटिव साइन के साथ माइनस ई रेज टू पावर k2a। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन हम कर देते हैं। दिस टर्म इज इक्वल टू e ओवर 4 ई रेज टू पावर आइटा k1a इंटू, अगर आप इस टर्म को 2 से डिवाइड कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 ई रेज टू पावर माइनस k2a प्लस ई रेज टू पावर k2a ओवर 2 हो जाएगा। ओके, अब इस टर्म में से एक तो आपने नेगेटिव टर्म को कॉमन लेना है, तो वो हमने माइनस ले लिया है। ठीक है, क्योंकि आपने दिस माइनस दिस रखना है, 2 से ऊपर नीचे आपने डिवाइड करना है, तो 2 हमने लिख दिया है। टर्म बच गई k2 ओवर आइटा k1 प्लस आइटा k1 ओवर k2 इंटू में बच गया ई रेज टू पावर k2a माइनस ई रेज टू पावर माइनस k2a ओवर 2। ठीक है, अब ये टर्म किस में रिड्यूस होगी, दिस इज कोस हाइपरबोलिक एंड दिस इज साइन हाइपरबोलिक। तो a इक्वल टू आ गया e ओवर 4 ई रेज टू पावर आइटा k1a इंटू 4 कोस हाइपरबोलिक k2a माइनस 2। ठीक है, अब इसको आप यहाँ पे एक और सब्स्टिट्यूशन कर लिए, आइटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, इसको आइटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और आइटा से ही इसको डिवाइड कर दें, तो आपकी जो टर्म है वो, चलो इसको एज इट इज़ रखते हैं एक बार, फिर करते हैं k2 ओवर आइटा k1 प्लस आइटा k1 ओवर k2 इंटू में क्या आ जाएगा, दिस इज साइन हाइपरबोलिक k2a। सो दिस इज योर ए कोफिशिएंट। अब इसको ऊपर नीचे आपने आइटा से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास जो इक्वेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी। e ओवर 4 को अगर बाहर ले लें आप, 4 बाहर ले लिया, ई रेज टू पावर k1a 4 बाहर लिया है, तो यहाँ बच गई कोस ऑफ हाइपरबोलिक k2a। यहाँ से 4 लिया है तो 1/2 बचेगा। आइटा से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे k2, तो यहाँ हो जाएगा आइटा स्क्वायर k1 प्लस आइटा k1 ओवर आइटा k2 साइन हाइपरबोलिक k2a। ठीक है, तो ये टर्म आ जाएगी ई रेज टू पावर आइटा k1a कोस हाइपरबोलिक k2a माइनस आइटा ओवर 2 एंड दिस टर्म रिड्यूस टू, ये कैंसिल हो जाएंगे, k1 ओवर k2, ये हो जाएगा आइटा स्क्वायर इज -1, सो k2 ओवर k1 साइन हाइपरबोलिक k2a। दिस इज आवर कोफिशिएंट a इन टर्म ऑफ e। सिमिलर मैनर में आप सोल्व कर सकते हैं कोफिशिएंट b को इन टर्म ऑफ e। ठीक है,
जैसे मैंने पोटेंशियल वेल में भी आपको करवाया था, यहाँ फिर से कर लेते हैं। हेयर कोफिशिएंट बी इज़, यहाँ पे अब हमने निकाला था अगर कोफिशिएंट बी इक्वल टू, इस 2 को उधर ले जाइए, C/2 1 माइनस K2 ओवर आइटा K1, ओके, आइटा K1 प्लस D/2 1 प्लस K2 ओवर आइटा K1, ठीक है। सी डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। सो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, E/4 1 माइनस K2 ओवर आइटा K1 इंटू 1 प्लस आइटा K1 ओवर K2 e raised to power iota K1a into e raised to power minus K2a. Now for the value of D पुट करेंगे E/4 1 माइनस आइटा K1 ओवर K2 इंटू 1 प्लस K2 ओवर आइटा K1 e raised to power आइटा K1a इंटू e raised to power K2a, ओके। नाउ जो कांस्टेंट टर्म हमारी यहाँ पे आ रही है उसको आप बाहर ले लीजिए, तो दोनों में ही देखेंगे आपका जो कांस्टेंट आ रहा है E/4 e raised to power आइटा K1a इज कांस्टेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें अगर, दिस वन इंटू दिस वन, दिस इंटू दिस -1 इंटू में क्या आ जाएगा माइनस K2 ओवर आइटा K1 प्लस आइटा K1 ओवर K2 इंटू में बच जाएगा ई रेज़्ड टू पावर माइनस K2a, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1 माइनस 1 और प्लस में आ जाएगा K2 ओवर आइटा K1 माइनस में आइटा K1 ओवर K2 और इंटू में ई रेज़्ड टू पावर K2a। सो दिस इज योर रिजल्ट। ये कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा E/4 ई रेज़्ड टू पावर आइटा K1a, और यहाँ पे देखिए दोनों में ही सेम है, इधर नेगेटिव ले लीजिए कॉमन, तो आ जाएगा K2 ओवर आइटा K1 माइनस आइटा K1 ओवर K2 को कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे बच जाएगा ई रेज़्ड टू पावर K2a माइनस ई रेज़्ड टू पावर माइनस K2a। 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इक्वेशन आ जाएगी E ओवर, ये 2 बाहर ले लीजिए, E और 2 ई रेज़्ड टू पावर आइटा K1a इंटू में K2 ओवर आइटा K1 माइनस आइटा K1 ओवर K2 और दिस टर्म इज साइन हाइपरबोलिक K2a। नाउ मल्टीप्लाई विद आइटा अप एंड डाउन, तो ये आइटा स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे आपका आइटा आ जाएगा, तो इक्वेशन आ जाएगी आइटा E/2 ई रेज़्ड टू पावर आइटा K1a, और यहाँ पे रह जाएगा दिस टर्म बिकम नेगेटिव और ये आइटा से आइटा कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा माइनस K2 ओवर K1 क्योंकि आइटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस K1 ओवर K2 साइन हाइपरबोलिक K2a। इस माइनस को बाहर ले लीजिए, माइनस आइटा ओवर 2 ई रेज़्ड टू पावर आइटा K1a इंटू में K2 ओवर K1 माइनस K1 ओवर प्लस साइन हाइपरबोलिक K2a। दिस इज योर कोफिशिएंट B। तो ए भी कोफिशिएंट हमने सोल्व कर लिए हैं। अब क्योंकि हमने ट्रांसमिशन कोफिशिएंट को डिफाइन किया है कि जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है वो इक्वल टू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसमिशन करंट डेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, तो आपको ये निकालना है। सो अवर टी इज डिफाइंड एज, अगर हम नेक्स्ट पेज पे करें, टी को हमने डिफाइंड किया है इज इक्वल टू एस टी प्रोबेबिलिटी कंस्टेंट ट्रांसमिटेड ओवर इंसिडेंट। तो एक निकाल लीजिए, बाकी उस सिमिलर मैनर में क्योंकि वेव फंक्शन सिमिलर है वैसे ही निकालनी है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ साई SI, अगर आप लिखें तो वो आ जाएगा माइनस एच कट, बिकॉज साई इंसिडेंट इज गिवन एज ए रेज़्ड टू पावर आइटा K1x, ठीक है। तो साई इंसिडेंट स्टार इक्वल टू ए स्टार ई रेज़्ड टू पावर माइनस आइटा K1x हो जाएगा, और ये इक्वेशन होती है 2 आइटा m इंटू, यहाँ पे आपका होता है साई करली साई स्टार ओवर करली एक्स माइनस साई स्टार करली साई ओवर करली एक्स। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए फॉर इंसिडेंट, ठीक है, हम इंसिडेंट के लिए निकाल रहे हैं। तो ये इक्वेशन आ जाएगी माइनस एच कट ओवर
2 आइटा m इंटू साई इंसिडेंस इज ए रेज टू पावर आइटा k1x, और इसका डेरिवेटिव करेंगे स्टार का, तो आपके पास आ जाएगा ए स्टार माइनस आइटा k1 इंटू ई रेज टू पावर माइनस आइटा k1x, और यहाँ पे लिखेंगे तो ये टर्म एज इट इज़ लिख देंगे ए स्टार ई रेज टू पावर माइनस आइटा k1x, और आपका यहाँ पे आ जाएगा इंटू में इसका डेरिवेटिव आइटा k1 ए ई रेज टू पावर आइटा k1x, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन आ जाएगी माइनस एच कट ओवर 2 आइटा m, और यहाँ पे आपका आ जाएगा दिस ए इंटू ए मोड स्क्वेयर, और यहाँ पे आपका है माइनस आइटा k1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर 0 हो जाएगा, अगेन यहाँ पे माइनस आइटा k1 ए मोड स्क्वेयर, इसको सोल्व करेंगे तो दिस बिकम 2 टाइम्स ऑफ नेगेटिव साइन है, ये 2 टाइम्स हो जाएगा एच कट ओवर 2 आइटा m इंटू में क्या आ जाएगा ए मोड स्क्वेयर और आइटा k1, आइटा से आइटा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस बिकम नेगेटिव ऑलरेडी था तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, दिस बिकम एच कट k1 ए मोड स्क्वेयर ओवर m। तो सिमिलर मैनर में आप टी निकाल सकते हैं, जो हमारा एस टी आएगा, देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डायरेक्ट, आप खुद से करके देख लेना, एस टी जो हमारा आएगा वो आ जाएगा एच कट k1 ओवर m और ई मोड स्क्वेयर, एस आर जो आ जाएगा वो आ जाएगा एच कट k1 ओवर m बी मोड स्क्वेयर, एंड एस आई हमने अभी अभी निकाला है वो आया है एच कट k1 ओवर m ए मोड स्क्वेयर, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, आवर टी इज इक्वल टू बिकम एस टी इज एच कट k1 ओवर m ई मोड स्क्वेयर ओवर ए, इसकी क्या आ जाएगी एच कट k1 ओवर m ए मोड स्क्वेयर, कैंसिल हो गए, सो टी इज इक्वल टू ई मोड स्क्वेयर ओवर ए मोड स्क्वेयर, दिस मीन्स ई इंटू ई स्टार ओवर ए इंटू ए स्टार हमने करना है, तो ए इंटू ए स्टार हम करेंगे, ए हमने अभी भी निकाला था, और ए कोफिशिएंट इज दिस वन, ओके, सो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू ई मोड स्क्वेयर ओवर ए इंटू ए स्टार करना है, ए को लिखेंगे पहले, सो ए इज ई रेज टू पावर आइटा k1 ए कोस हाइपरबोलिक k2 ए माइनस आइटा ओवर 2 k1 ओवर k2 माइनस k2 ओवर k1 साइन हाइपरबोलिक k2 ए इंटू, इसका स्टार करेंगे तो आइटा की टर्म क्या हो जाएंगी सारी माइनस आइटा हो जाएंगी, ई स्टार ई रेज टू पावर माइनस आइटा k1 ए इंटू कोस हाइपरबोलिक k2 ए, आइटा है तो माइनस माइनस प्लस आइटा ओवर 2, ये टर्म एज इट इज k1 ओवर k2 माइनस k2 ओवर k1 और इंटू में साइन हाइपरबोलिक k2 ए, ठीक है। अब ये जो टर्म है वो आपके पास आ गई, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ गया ई मोड स्क्वेयर ओवर दिस इंटू दिस ई मोड स्क्वेयर, दिस इंटू दिस ई रेज टू पावर 0 यानी 1 हो गया। अब यहाँ पे ये टर्म क्या है, दिस इज योर अल्फा एंड दिस इज योर बीटा, तो इसकी जो फॉर्म है वो इस तरह की है कि आइटा अल्फा माइनस आइटा बीटा इंटू आप कर रहे हैं अल्फा प्लस आइटा बीटा, तो टर्म क्या आएगी अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर रिजल्ट आता है, तो डायरेक्ट लिख लीजिए, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा इंटू कोस हाइपरबोलिक, दिस इज आवर अल्फा टर्म एंड दिस इज आवर बीटा टर्म, तो कोस हाइपरबोलिक k2 ए का स्क्वेयर प्लस में क्या आ जाएगा इसका स्क्वेयर यानी 1/4 k1 ओवर k2 माइनस k2 ओवर k1 स्क्वेयर साइन हाइपरबोलिक स्क्वेयर k2 ए, दिस इज आवर रिजल्ट, ये कैंसिल हो जाएगा, ये एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास दिस बिकम, ये ऊपर चला जाएगा तो 4 k1 स्क्वेयर k2 स्क्वेयर ओवर 4 k1 स्क्वेयर k2 स्क्वेयर, कोस को मैं लिख रही हूँ 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वेयर k2 ए, क्योंकि कोस जो होता है
कोस स्क्वेयर हाइपरबोलिक के टू ए जो होता है वो इक्वल टू होता है 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वेयर के टू ए के, वो मैंने पुट कर दिया। यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास 10 इंटू के वन स्क्वेयर माइनस के टू स्क्वेयर होल स्क्वेयर साइन हाइपरबोलिक स्क्वेयर के टू ए। ठीक है, अब साइन वाली टर्म को एक साथ लिख लीजिए। दिस इक्वेशन बिकम 4k1 स्क्वेयर के टू स्क्वेयर ओवर 4k1 स्क्वेयर के टू स्क्वेयर प्लस यहाँ पे रह जाएगा 4k1 स्क्वेयर के टू स्क्वेयर प्लस k1 स्क्वेयर माइनस k2 स्क्वेयर होल स्क्वेयर इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वेयर k2 ए। ओके, अब इस इक्वेशन को फिर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये इक्वेशन आपकी आ जाएगी t इक्वल टू 4k1 स्क्वेयर k2 स्क्वेयर ओवर 4k1 स्क्वेयर k2 स्क्वेयर प्लस यहाँ पे देखिए ये टर्म क्या बन गई k1 स्क्वेयर प्लस k2 स्क्वेयर का होल स्क्वेयर बन गई, तो मैं इसको लिख रही हूँ दिस बिकम k1 स्क्वेयर प्लस k2 स्क्वेयर होल स्क्वेयर साइन हाइपरबोलिक स्क्वेयर k2 ए। ठीक है, इस टर्म से अगर थ्रू आउट आप डिवाइड करें इसको तो t बिकम 1 ओवर 1 प्लस k1 स्क्वेयर प्लस k2 स्क्वेयर होल स्क्वेयर ओवर 4k1 स्क्वेयर k2 स्क्वेयर साइन हाइपरबोलिक स्क्वेयर k2 ए। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। अवर k1 स्क्वेयर इक्वल टू 2m e ओवर h कट स्क्वेयर एंड अवर k2 स्क्वेयर इक्वल टू 2m v नोट माइनस e ओवर h कट स्क्वेयर। पुट द वैल्यू ऑफ दिस टर्म, तो ये आपके पास t आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस k1 स्क्वेयर प्लस k2 स्क्वेयर, इन दोनों को ऐड करेंगे, कर ही देते हैं। आपके पास आ जाएगा 2m e ओवर h कट स्क्वेयर k1 स्क्वेयर, ये हो गया k2 स्क्वेयर 2m ओवर h कट स्क्वेयर v नोट माइनस e इसका होल स्क्वेयर साइन हाइपरबोलिक स्क्वेयर k2 a डिवाइडेड बाय 4 इंटू k1 स्क्वेयर यानी कि 2m e ओवर h कट स्क्वेयर इंटू 2m ओवर h कट स्क्वेयर v नोट माइनस e। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये इक्वेशन आ जाएगी 1 प्लस t इक्वल टू 1 प्लस यहाँ से ये टर्म जो है वो कॉमन आ रही है, ये आ जाएगी आपके पास दिस बिकम, यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा 2m v नोट ओवर h कट स्क्वेयर होल स्क्वेयर साइन हाइपरबोलिक स्क्वेयर k2 a और नीचे बच जाएगा आपके पास 4 इंटू 2m ओवर h कट स्क्वेयर का होल स्क्वेयर और e इंटू वी नोट माइनस ई, ये टर्म बची, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा t इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा 2m ओवर h कट स्क्वेयर का होल स्क्वेयर दोनों तरफ से वी नोट स्क्वेयर ओवर 4 e वी नोट माइनस ई इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वेयर k2 a। थोड़ा और सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं। अब यहाँ पे k2 की वैल्यू इसमें भी पुट कर दें। हेयर k2 इज इक्वल टू क्या था अंडर द रूट 2m ओवर h कट स्क्वेयर v नोट माइनस e। ओके, तो आपके पास t आ गया 1 ओवर 1 प्लस v नोट स्क्वेयर ओवर 4 e v नोट माइनस e साइन हाइपरबोलिक स्क्वेयर अंडर द रूट 2m ओवर h कट स्क्वेयर v नोट माइनस e इंटू a दिस टर्म। अब ये कंसिडर कर लें कि ये जो टर्म है वो हमारी बहुत ही लार्ज, ठीक है, लार्ज टर्म है, क्योंकि देखिए साइन हाइपरबोलिक x क्या होता है e रेज़्ड पावर x माइनस e रेज़्ड पावर माइनस x ओवर 2, है ना, यही होता है। इफ़ योर x इज लार्ज, है ना, x जो है लार्ज हो जाए तो e की पावर माइनस x को आप क्या कर सकते हैं, वो जीरो को टेंड करेगा, उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक x इक्वल टू ई एक्स ओवर 2, ऐसा लिख सकते हैं। ये पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो आपके पास आ जाएगा t इक्वल टू 1 ओवर
1 प्लस वी नोट स्क्वेयर ओवर 4 ई वी नोट माइनस ई इंटू में क्या आ जाएगा ई रेज टू पावर दिस टर्म, ये है हमारे पास अंडर द रूट 2m ओवर एच कट स्क्वेयर वी नोट माइनस ई इंटू ए डिवाइडेड बाय 2 और इसका होल स्क्वेयर। ठीक है, अब इसको आप अगेन जो है लिख सकते हैं, दिस इक्वेशन इज, इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, दिस इक्वेशन रिड्यूस टू 1 ओवर 1 प्लस वी नोट स्क्वेयर ओवर 4 ई वी नोट माइनस ई इंटू e raised to power 2 time of under the root 2m over h cut square v naught minus e into a divided by 4। ठीक है, अब क्योंकि हमने कहा कि x जो है यानी कि ये टर्म जो है बहुत लार्ज है, तो इसके कंपैरिजन में 1 को आप क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट, एज k2a इज लार्ज, तो e की पावर k2a भी क्या होगा, लार्ज होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, 1 को नेग्लेक्ट कर दीजिए तो आपके पास इक्वेशन आ गई t इक्वल टू 1 ओवर वी नोट स्क्वेयर ओवर 16 ई वी नोट माइनस ई रेज टू पावर 2 अंडर द रूट 2m ओवर एच कट स्क्वेयर वी नोट माइनस ई इंटू ए। इसको ऊपर ले आइए तो आपके पास इक्वेशन जो है वो आ जाएगी t इक्वल टू 16 ई वी नोट माइनस ई ओवर वी नोट स्क्वेयर इंटू ई रेज टू पावर माइनस 2 अंडर द रूट 2m ओवर ए बाहर लिख लिए एच कट स्क्वेयर वी नोट माइनस ई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दिस इज द ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी जो कि आपकी नॉन जीरो आ रही है और एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस टर्म पे डिपेंड कर रही है। तो अगर आपका m जो है वो आपका स्मॉल हो, द मास ऑफ पार्टिकल इज वेरी स्मॉल, तो एक्सपोनेंशियल टर्म क्या हो जाएगी, बहुत स्मॉल हो जाएगी, बिकॉज ये नेगेटिव में है, नीचे जाएगी तो क्या आएगी, अगर डिनोमिनेटर में स्मॉल टर्म तो ओवरऑल टर्म क्या होती है, लार्ज होती है। यानी इस केस में जो t है वो क्या होगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलर मैनर में अगर आपका जो विड्थ है a, अगर आपका a जो है वो कम है तो ये फैक्टर अगेन लार्ज हो गया है ना, तो t भी क्या हो गया आपका, अगेन जो है t आपका जो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। यानी बैरियर की विड्थ अगर कम है उस केस में भी ट्रांसमिशन जो है वो ज़्यादा होगा। अगर आपका पोटेंशियल ज़्यादा है, ओके, इफ़ योर वी नोट इज़ लार्ज, तो उस केस में भी आपका क्या होगा, सॉरी, इफ़ योर वी नोट इज़ स्मॉल, अगेन अगर आपका वी नोट स्मॉल है तो उस केस में भी ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी, क्योंकि वो ई नेगेटिव में है तो आपका जो ट्रांसमिशन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी इन सभी केसेस में अगर आपका मास लार्ज है मान लो पार्टिकल का, तो वो ये टर्म क्या होगी, स्मॉल होगी, यानी ट्रांसमिशन भी क्या होगा, स्मॉल होगा। तो लार्ज जो हैवी पार्टिकल है वो क्लासिकल पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगे और वो उस बैरियर को पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, बट स्मॉल केस में जो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी वो उस मैनर में इंक्रीज करेगी। अगर यहाँ पे आप एक फैक्टर डिफाइन करें ई ओवर वी नोट, एक फैक्टर हमने डिफाइन किया विच इज यूनिटनेस, दूसरा एक आप डेल्टा फैक्टर डिफाइन कर दें एच कट स्क्वेयर ओवर 2m ए स्क्वेयर हमने डिफाइन किया एक फैक्टर, और इसको लिख दिया v ओवर डेल्टा। ओके, तो ये भी क्या हो गया, यूनिट लेस क्वांटिटी होगी। तो किसी v ओवर डेल्टा के लिए अगर आप e ओवर वी नोट एंड ट्रांसमिशन में ग्राफ ड्रॉ करें तो जो आपके ग्राफ हैं वो कुछ इस तरीके से आएंगे। जैसे कि अगर मैं ड्रॉ करूं, फर्स्ट केस हमने ले लिया, दिस इज, ये हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंट करें हम ई ओवर वी नोट को, दिस इज योर ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी, वी नोट ओवर योर डेल्टा फैक्टर इज 25। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स अगर आपका x इज इक्वल टू
जब तक आपकी जो है बाउंड्री है वहाँ पे देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ट्रांसमिशन क्या होगा, ज़ीरो होगा जब तक ई ओवर वी जो है वन ना हो जाए, दोनों इक्वल ना हो जाए। और उसके बाद आपका जो ट्रांसमिशन है वो किसके इक्वल होगा, दिस विल इक्वल टू दिस इज वन फैक्टर। ठीक है, दिस इज अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, ये आपका क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग है। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है कि अगर आपके इंसिडेंट पार्टिकल की जो एनर्जी है वो बैरियर हाइट के इक्वल है तो ट्रांसमिशन होगा, अगर कम है तो ट्रांसमिशन नहीं होगा। यानी कम है तो आपका ट्रांसमिशन क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। अगर वो इक्वल हो रही है, यानी यहाँ पे ई ओवर वी नॉट फैक्टर जो है वन हो रहा है, तो वो आपके एकदम से ट्रांसमिशन क्या होगा, वन हो गया। और इसके बाद अगर एनर्जी आप बढ़ा रहे हैं तो वो ट्रांसमिशन टोटल ट्रांसमिशन होगा, यानी वहाँ पे ट्रांसमिशन क्या होगा आपका, वन होगा, मैक्सिमम होगा। अब इस केस में देखिए जो आपका ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, रेज टू मैक्सिमम एंड देन फ्लक्चुएट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एनर्जी इस रीजन में ये दिस इज अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, इस रीजन में हमारी जो एनर्जी है वो बैरियर हाइट से कम है, लेकिन वहाँ पे फिर भी जो है कुछ न कुछ ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी है, वो नॉन जीरो नहीं है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रांसमिशन एकदम से अगर इस रीजन में ई ग्रेटर है वी नोट से, हेयर ई ग्रेटर वी नोट, और यहाँ पे ई इज लेस देन वी नोट है, तो यहाँ पे ई ग्रेटर वी नोट है, लेकिन फिर भी आपका अगर आप इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे ट्रांसमिशन वन नहीं है, मैक्सिमम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कुछ न कुछ रिफ्लेक्शन की भी प्रोबेबिलिटी होगी। फिर वो धीरे धीरे जैसे ई को इंक्रीज करते हैं मैक्सिमम रीच कर जाता है, यानी कि वो क्लासिकल मैकेनिक्स को ओबे करने लग जाता है जब ये आपका बहुत लार्ज हो जाता है। अब देखिए इस फैक्टर को अगर आप रिड्यूस कर दें तो आपका जो ट्रांसमिशन है वो इस तरीके से होगा, दिस इज योर टी, दिस इज योर ई ओवर वी नोट, दिस इज वन वन, तो ये आपका क्लासिकल आ गया, दिस इज अकॉर्डिंग टू क्लासिकल। अगर आप लेते हैं योर वी नोट ओवर डेल्टा फंक्शन इज 10, लेट अस कंसिडर, तो आपका जो है ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, दिस बिकम इस तरीके से। अगेन आप करते हैं एक और कांस्टेंट वैल्यू के लिए इसको ड्रॉ करें, दिस इज टी, दिस इज ई ओवर वी नोट एंड वन वन, दिस इज आवर क्लासिकल व्यू। अगर आपका वी नोट ओवर डेल्टा जो है वो वन हो जाए तो उस केस में जो ग्राफ है वो आपका इस तरीके से आएगा, यानी वो पोटेंशियल स्टेप की तरह बिहेव करेगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे जैसे ये फैक्टर डिक्रीज हो रहा है, जो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी है फॉरबिडन रीजन में अगर आप कंपेयर करें, इस रीजन में अगर आप कंपेयर करें, ये प्रोबेबिलिटी ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी जो है इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे ये फैक्टर जो है कम हो रहा है। और ये फैक्टर किसके इक्वल था, वी नोट ओवर डेल्टा इक्वल टू वी नोट ओवर डेल्टा क्या था, एच कट स्क्वेयर ओवर 2m ए स्क्वेयर। इसका कम होने का क्या मतलब है, यानी या तो आप पोटेंशियल की हाइट को कम कर रहे हैं, है ना, वही हमने देखा था। जैसे कि अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँ, देखो इनको दोनों को आपस में अगर आप कंपेयर करें, दिस वन एंड दिस वन, इसको और इसको कंपेयर करना है। ये स्मॉल होने का क्या मतलब, देखिए या तो वी नोट कम है, ये हमने देखा था, वी नोट अगर कम है तो ट्रांसमिशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये हमने देखा कि ये कम है, वी नोट कम है तो ट्रांसमिशन आपका ज़्यादा हो रहा है। या फिर आपका ए जो है विड्थ की जो विड्थ है आपकी बैरियर की वो कम है, ये कम है तभी भी ये फैक्टर कम होगा, और ये अगर ये कम है तभी आपका ट्रांसमिशन ज़्यादा हो रहा है, उस केस में ट्रांसमिशन ज़्यादा हो रहा है। या फिर मास जो है पार्टिकल का वो आपका स्मॉल है, तो उस केस में भी आपका जो ट्रांसमिशन है वो ज़्यादा होगा, यानी इस फैक्टर पे वो डिपेंड करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट क्वांटम टनलिंग। और यहाँ से आप रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट भी निकाल सकते हैं, वो मैंने आप सोल्व नहीं किया, वो खुद से कर लेना। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट या तो आप जो हमें पता है कि 1 प्लस जो टी होता है वो 1 की आर प्लस टी इज इक्वल टू 1, सो आर इज इक्वल टू 1 माइनस टी करके निकाल सकते हैं। या फिर आप सोल्व कर सकते हैं, आर इज इक्वल टू बी मोड स्क्वेयर ओवर ए मोड
स्क्वायर, ये भी नॉन जीरो आएगा, आपको पता ही है। बी की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दी है, तो ये आप खुद से कर लेना। तो ये था आपका आर्टिकल क्वांटम टनलिंग। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके 2 एग्जाम्पल हम करेंगे, आपके सिलेबस में है अल्फा डिके एंड टनल डायोड। वो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है इस मैनर में ये, तो ये आपने अच्छे से करना है।